अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो हॉर्टिकल्चर इन कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान सईद समीउल्लाह। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज हम डॉक्टर तारिक साहब के साथ एप्पल स्कैब के बारे में एक अहम जानकारी हासिल करना चाहेंगे। क्योंकि आपको पता है कि डॉक्टर साहब ने एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की थी, उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो एक स्लाइड जब सर ने वो प्रेजेंटेशन दी थी, एक स्लाइड बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग लगी, जो आपको भी समझनी चाहिए कि एप्पल स्कैब असल में है क्या। क्योंकि हमें अक्सर ये देखने को मिलता है, हम अपनी तरफ से स्प्रे भी करते हैं, हमें लगता है कि हमने टाइमली भी स्प्रे किया, लेकिन फिर भी स्कैब आ ही जाता है। फिर चाहे हमें लगता है कि फंजिसाइड सब्सटेंस थे या और कुछ। तो इसी बारे में मैं बिल्कुल आज तारिक सर से, फिलहाल मैं जितने भी अभी देख रहे हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि फिलहाल वो कमेंट ना करे। जो तारिक सर अभी फिलहाल 5 या 10 मिनट आपको कहेंगे, उसको मेहरबानी करके एक बारी गौर से सुनिए। ये क्या समझाना चाहते हैं कि जो डिजीज की जो रिलेशनशिप है टेम्परेचर के साथ, हम लीफ वेटनेस की बात करते हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए पहले आप सर की बात सुने, जब वो खत्म अपनी बात पहले करेंगे, तो उसके बाद आप बिल्कुल कमेंट करें। जो इंपॉर्टेंट क्वेरीज होंगे, कोशिश करेंगे सर उनका भी जवाब देंगे। तो बहरहाल आपको ज्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्टली आ जाते हैं तारिक सर के साथ। सर, आपको फिर से एक बारी इस चैनल में स्वागत है। सर, इस चैनल में मुझसे ज्यादा आपकी ही वीडियोस है, इसलिए मुझे ज्यादा नहीं लोगों को इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है आपके लिए। सर, मैं डायरेक्टली चाहता हूं कि जो आपने साहब, आपका शुक्रिया। सर, मैं चाहता हूं कि डायरेक्टली जो आपने वो प्रेजेंटेशन आपने उस वक्त दी थी, जो आपका ट्रेनिंग चल रहा था, तो उसमें जो मैंने सर आपको कहा था, जो अभी आप हाईलाइट कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे ग्रोवर्स है, वो इस बात को समझे, इस टेबल को समझे कि इस टेबल से हमें क्या पता चलता है। उसके बाद सर हम बाकी क्वेरीज लेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर समीउल्लाह साहब और जो हमारे दूसरे ग्रोवर्स हैं, जो हमारे जो नाजरीन हैं, आप सबको सलाम आदाब। कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, खासकर कुछ हमारे जो ग्रोवर्स हैं, अक्सर ग्रोवर जो हैं वो डेफिनेटली एक जो कॉमन ग्रोवर होता है उसके लिए सब चीजें समझ आना ये जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोग जरूर ऐसे हैं जो बड़े बाखुश होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, या जो बड़े एजुकेटेड हैं और इसके साथ वो बागबानी के साथ, हॉर्टिकल्चर के साथ वाबस्ते हुए हैं। तो उनके लिए मैं, ठीक है, उनकी तादाद जरूर बहुत कम होगी। अक्सर लोगों के लिए हमारे पास शेड्यूल होता है, या जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके लिए लाजिम है कि वो उस पर अमल करें, जो अपने एक्सपर्ट्स हैं वो जो कहें उनको फॉलो करें। लेकिन जो कुछ बाहोश, जो कुछ बासलाहियत जो लोग होते हैं, कुछ जो एप्पल के साथ इन्वॉल्व हैं, उनको मैं खासकर मैं उनको फोकस करके उनको कुछ चीजें इस स्लाइड से, जैसे कि आपने रिक्वेस्ट की, उनको मैं कुछ चीजें इससे, इस स्लाइड से समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, ये जो टेबल आपके सामने है, ये टेबल जो है तकरीबन अक्सर जो इस टाइम डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पे जो फोरकास्टिंग सिस्टम है, जो पहले ही लोगों को ये बताया जाता है कि आप 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद जो स्कैब आने वाली है, एज पर जो वेदर फोरकास्टिंग होती है, उसी वेदर फोरकास्टिंग पे कुछ मॉडल्स हैं, जिन मॉडल से लोग हेल्प लेके फिर ये बता सकते हैं कि देखिए इस तारीख पे 10 दिन बाद या 7 दिन बाद या 8 दिन बाद स्कैब आने वाली। उस मॉडल में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, स्कैब का जो मॉडल है उसमें दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी कोशिश करेंगे उनको समझने की, मेरे ख्याल में ये आपके लिए बहुत इजी होगा इस चीज को समझना। क्योंकि अक्सर जो हम ये कहते हैं कि भाई हमारा सुपर शेड्यूल जो है वो नॉर्मल वेदर के लिए, फिर कुछ लोग सवाल उठाते हैं, फिर हमें बताइए फिर अब नॉर्मल वेदर के लिए भी कुछ बनाइए। मैं आपसे कह रहा हूँ, जो ऐसे लोग हैं जो ऐसे सवाल करते हैं, लाजिमन वो एक अच्छा सवाल करते हैं। तो अच्छा सवाल करने वाले जो हैं, अगर इस चीज को वो समझें, शायद फिर वो खुद समझ सकते हैं कि अब नॉर्मल वेदर कब हो रहा है और उस सिचुएशन में हमें हमारा रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। देखिए, ये जो टेबल आपके सामने है, इसमें कॉलम 4 कॉलम्स में है। इसमें जो पहला कॉलम है एवरेज टेम्परेचर का, एवरेज टेम्परेचर में एक साइड में फ़ारेनहाइट है, दूसरे साइड में सेंटीग्रेड है। आप फ़ारेनहाइट को छोड़िए, क्योंकि हम आमतौर पर जो हम परसीव करते हैं, समझते हैं, वो सेंटीग्रेड होता है। तो आप अगर जो सेंटीग्रेड वाला कॉलम नीचे है, नीचे से इसमें 1 2 3 4 करके लास्ट में 26 डिग्री है।
तो कहने का मतलब ये है कि जब ये टेम्परेचर, जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो या 26 डिग्री टेम्परेचर हो, उस टाइम इस स्कैब पैथोजन को, वेनिचूरिया को कितने आवर्स वेटनेस की जरूरत पड़ती है, कितने टाइम के लिए लीव जो है, पत्ता जो है या जो फ्रूट है उसको कितने टाइम के लिए गीला होना चाहिए। आप सबको ये बात मालूम होनी चाहिए कि गीलेपन के बगैर, वेटनेस के बगैर, अदरियर वरय ूंट रोज ओदुर, पनवथर रोज ओदुर, यानी जो वेटनेस ना हो तो स्कैब का होना बहुत ही मुश्किल है, स्कैब नहीं होगी। इसके लिए जरूरी है कि ये जो हमारे लीव्स हैं या फ्रूट्स हैं उनका गीला रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हर एक जो जितने भी स्पीशीज हैं, हर एक स्पीशीज के लिए एक टेम्परेचर जो है एक आइडियल टेम्परेचर होता है। जैसे हम इंसान है, इंसानों के लिए 25 डिग्री या 20 से 25 डिग्री जो टेम्परेचर इंसानों के लिए है वो काफी एक आइडियल किस्म का होता है। इसमें हम न कोल्ड महसूस करते हैं, न हम उसमें ज्यादा गर्मी महसूस करते हैं। सेम वे जो ये वेंचूरिया जो है, ये वेंचूरिया फंगस जो है, इस फंगस के लिए 1721 या अगर आप इसमें देख सकते 1723 जो डिग्री सेंटीग्रेड है वो एक आइडियल किस्म का टेम्परेचर इसमें होता है। तो अगर जिस टाइम ये आइडियल टेम्परेचर इस वेंचूरिया के लिए हो, उस टाइम इसको मिनिमम कम से कम वेटिंग पीरियड रिक्वायरमेंट होती है। यानी उस टाइम उस टेम्परेचर में स्कैब को सबसे कम जो है वेटनेस की जरूरत पड़ती है। यानी ये जो यूजन अगर इन टेम्परेचर 17-23 आसे, अम साथ सारे खुद कम जरूरत अत वेंचूरियास, अत स्कैबस ये कर अटैक, चाहे पनवथर आसे या चाहे फ्रूट आसे। अम साथ इसको इस टेम्परेचर सिर्फ 6 घंटे की जरूरत हो। 6 घंटे तक ही सिर्फ जो लीव है, पत्ते हैं या जो फ्रूट है उसका गीला रहना सिर्फ 6 घंटे है। तो इसको आप अब ये जो 6 घंटे का गीला रहना, 6 घंटे का लीफ वेट रहना, फ्रूट का वेट रहना, ये तो ऐसे खुद ब खुद नहीं हो सकता है। इसके लिए तो रेन्स बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। और आप ये भी समझिए कि ये जो 1723 डिग्री जो एवरेज टेम्परेचर है, ये एवरेज टेम्परेचर मार्च के महीने में नहीं होता है, इवन ये अप्रैल में भी नहीं होता। ये नॉर्मली हमारे यहाँ मई में ऐसा टेम्परेचर होता है। अगर जैसे कि आप ये फर्ज करें आजकल हमारा टेम्परेचर जो एवरेज टेम्परेचर है, माने आप वो 10 डिग्री है, 10 डिग्री में अगर 10 डिग्री टेम्परेचर है, उस टाइम इस स्कैब के लिए तकरीबन 11 घंटे का वेटनेस, यानी 11 घंटे तक लीफ वेटनेस या फ्रूट वेटनेस रहनी चाहिए। तो वो इसके लिए बहुत जरूरी है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ये जो लीव है या जो फ्रूट है, इसको 11 घंटे तक वेट रहना, गीला रहना, ये तो खुद नहीं रह सकता है। ये तो ड्यू से, जो शबनम जिसको हम बोलते हैं, ड्यू से ये गीला नहीं रह सकता है। इसके लिए जरूरी है कि रेन्स अच्छी खासी रेन्स पड़ जाएं। देखिए अगर 2 घंटे या 3 घंटे अगर रेन्स पड़ जाएंगी, उससे फ्रूट या लीव जो है वो 10 घंटे या 8 घंटे तक वो गीला नहीं रह सकता है, वेट नहीं रह सकता है। ये जरूर है कि अगर कभी अगर शाम 7 बजे अगर सनसेट होता है, अगर 6 बजे रेन्स पड़ गई 2 ही घंटे के लिए, उस टाइम ये मुमकिन है कि उस टाइम जो है पूरे रात जो लीव्स हैं वो वेट रह सकते हैं, उस टाइम ये पॉसिबल है। अदरवाइज जो है वो हम आपको यही देखना है कि दिन में कितने, क्या पूरे दिन बारिश पड़ी। जब पूरे दिन बारिश पड़ेगी उसका मतलब है उस दिन में बहुत ज्यादा खतरा होता है कि स्कैब हो जाएगी। और फिर और एक कॉलम इसमें है वो इंक्यूबेशन पीरियड का है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब आप सबको ये बात समझनी है, क्योंकि जब हम इस अहम चीज को नहीं समझते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। ये प्रॉब्लम्स मैंने 2014 में 2014 में बहुत ज्यादा मैंने ये देखा कि यहाँ से लोगों ने स्प्रे किया, दूसरे दिन गई तो वहां से स्कैब आई। या हो सकता है पिछले साल भी बहुत सारे लोगों ने ये देखा होगा, यहाँ से उन्होंने स्प्रे किया, वहां फिर 2 दिन बाद गई या 1 दिन बाद गई, वहां से उनको स्कैब नजर आई। तो ये जो इश्यू है, फिर लोग कहते हैं अरे मैंने तो सबसे बेस्ट फाइंसाइड, सबसे एक्सपेंसिव, में सबसे जो महंगा फाइंसाइड था मैंने वही लगाया था, लेकिन यह जो स्कैब है दवास में जी ऐसी बात नहीं होती है। देखिए स्कैब जब अगर आज के डेट में, आज 16 तारीख है, अगर 16 मार्च को अगर पत्तों में जो ग्रीन टिप अभी हमारा चल रहा है, अगर इसमें 16 मार्च को अगर इसमें इन्फेक्शन होती है, इस इन्फेक्शन को निकलने में जो आप स्कैब देखते हैं, जो ब्लैक जो है, जो काले जो इसमें धब्बे होते हैं फ्रूट में या लीव्स में, उनको निकलने में, एक तो आज इन्फेक्शन हो गया,
उसको निकलने में 17 दिन लग सकते हैं। जैसे आप जो मिनिमम ऑफ ये जो टेम्परेचर है, मतलब जो मिनिमम लीफ वेटनेस की रिक्वायरमेंट है 6 घंटे की 1723 डिग्री पे, उस टाइम भी इसको तकरीबन 9 से 10 दिन लगते हैं। हमने अक्सर देखा 10 दिन में ये निकल आ जाता है। कभी कुछ वैरायटी में तो 20 दिन से ज्यादा भी निकलता है, लेकिन इस स्टडीज में जो है ये रिवाइज्ड मिल्स टेबल है, इस मिल्स ने बेसिक काम किया था। हालांकि मिल्स के टेबल में तो थोड़ा 9 आवर्स का है, लेकिन बाद में काम करके लोगों ने कुछ चीजें इसमें देखी हैं, जैसे कि उन्होंने देखा कि नाइट टेम्परेचर, मतलब नाइट में ये जो स्कैब है ये नहीं निकल सकता है, क्योंकि उसको थोड़ा सनशाइन चाहिए, सिर्फ दिन में निकलता है। इस तरह से कुछ और चीजें आ गई मिल्स के बाद। तो आजकल जो है या तो मैकहार्डी का टेबल मॉडल फॉलो किया जाता है, या जो ये रिवाइज्ड मिल्स टेबल, इसी को फॉलो किया जाता है। इसमें मिनिमम ये जो वेटिंग आवर्स हैं वो ये 6 घंटे हैं, और इंक्यूबेशन यानी 9 दिन से पहले ये नहीं निकल सकता है। इस तरह से जैसे अगर इन्फेक्शन कभी एंडिंग मार्च में ग्रीन टिप स्टेज पे होती है, फिर वो इन्फेक्शन जो 17 दिन बाद उस टाइम फ्लावरिंग होगी, फ्लावरिंग पे वो या फ्लावरिंग से पहले वो निकलेगी, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपने पिंक बर्ड पे जो दवा की थी वो वही खराब थी। वो थोड़ा एक कंफ्यूजन जो ग्रोअर को होता है, वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये एक्चुअली जब इन्फेक्शन हुई है उस टाइम आपने क्या स्प्रे किया हो, दैट इज इम्पोर्टेंट, वो चीज इंपॉर्टेंट होती है, बाद में नहीं। क्योंकि इसका एक टाइम होता है, जब आप इन्फेक्शन होती है 4 दिन तक, ज्यादा से ज्यादा 4 या ज्यादा से हम 5 दिन तक इस जो ये फंगस अंदर जाने की कोशिश कर रही है, अंदर जो ग्रो हो रहा है, इसको आप क्यूरेट कर सकते हैं 3-4 दिन तक, जो मैक्सिमम लिटरेचर में आया है 90 आवर्स आफ्टर पहले दिन से लेके, तो पहले दिन जब इन्फेक्शन हुई, जिस दिन रेन्स हुई, उस दिन से आप 90 आवर्स लो, आप फिर 100 आवर्स भी लो, वो तो वही 3 से 4 दिन का मतलब ज्यादा से ज्यादा टाइम होता है, उसमें आप इसको क्यूरेट कर सकते हैं। बाद में ये क्यूरेट नहीं होता है। तो इस टेबल से आपको बहुत सारी चीजें पता चल सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमें रेंज चाहे, तो आप जब भी दवा करें, अगर आप रेंज से पहले ही कवर करें अपने प्लांट्स को, तब वो सबसे बेस्ट चीज है। ठीक है, कुछ ऐसे भी ग्रोवर्स हैं जिनके पास अभी फ्रूट नहीं है, छोटे प्लांट्स हैं, तो या नर्सरी है, अगर उनका प्रोग्राम ऐसा रहेगा कि हमें रेंज के बाद ही कोई सिस्टमिक फाइंसाइड यूज करें, या कोई जैसे कि आजकल कॉम्बो प्रोडक्ट्स हैं, उसमें ये हमें फायदा होता है। जो ये हम जिसको हम कॉम्बो प्रोडक्ट कहते हैं, जैसे ज़ाइनेब है, हेक्साकोनाज़ोल, कैप्टान हेक्साकोनाज़ोल है, ये मैनकोजिब के साथ दूसरा कार्बोनिज्म होता है, या इसी तरह से ट्राइफ्लॉक्सट्रिबिन के साथ टेबिकनोजोल है, या अज़ाक्स्ट्रिबिन के साथ टेबिकनोजोल है। ऐसी जो कॉम्बिनेशन होती है, ये उनको हम कॉम्बो प्रोडक्ट्स कहते हैं। ये चूंकि उससे थोड़ा रेजिस्टेंस का इश्यू नहीं रहता है, अदरवाइज अगर हम सिर्फ सिस्टमिक फाइंसाइड यूज करेंगे तो फिर रेजिस्टेंस का खतरा होता है। उससे बचने के लिए ये कॉम्बो प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनके, लेकिन जिनके पास फ्रूट हो, जिनके पास अच्छा फ्रूट हो, उनके लिए उनको हमेशा ये चाहे कि वो हमेशा रेन से पहले ये स्प्रेज करें। मेरे ख्याल में इतना काफी है डॉक्टर साहब।